जो सेक्शन 18 हम पढ़ने वाले हैं और ये क्या कहता है। सपोज करो आपके पास कितने बिजनेस है। एक बिजनेस होता है कि मान लो कोई न्यू बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने 4 मंथ काम किया, ठीक है। 4 मंथ काम करने के बाद उसका टर्न ओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, ये 40 लाख क्रॉस हो गया गुड्स के केस में। लॉ क्या कहता है, सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 20 या 40 लाख से क्रॉस हो जाता है तो जिस दिन क्रॉस होगा, ये सर्विस के केस में और ये गुड्स के केस में, आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी होगा। ठीक है। तो अगर मेरे पास सपोज करो कि आज इसने मान लो 6/6/2023 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और इसका 23/10/2023 को टर्नओवर क्रॉस कर लिया, तो अब इसको रजिस्ट्रेशन लेना तो कंपल्सरी हो जाएगा। जो आगे जो सामान बेचेगा उस पर इसको जीएसटी कलेक्ट करना कंपल्सरी हो जाएगा। तो जब जीएसटी कलेक्ट करना कंपल्सरी हो जाएगा, तो एक बात बताओ, जब ये गुड्स का आईटीसी होता है, जो इसके स्टॉक में रखे हुए हैं, जो गुड्स इसके पास पड़े हुए जो बेचेगा, चलो ना, जब बेचेगा तो जीएसटी लग जाएगा। तो जो इसके पास स्टॉक में रखे हुए हैं सामान, हो सकता है वो भी जीएसटी वाला होगा। तो जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं था तब तक तो उसको इनपुट आउटपुट से मतलब ही नहीं था। लेकिन जब ये रजिस्टर्ड हुआ तो ये जब सेल करेगा तो इसको उस पर आउटपुट पे करना है और उस पर जीएसटी पे करना है। ठीक है, मतलब जो सेल करेगा उसका आउटपुट जीएसटी पे करना है। तो जो स्टॉक इसका सपोज 23 तारीख को पड़ा हुआ है ना, शाम को इवनिंग में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको इसकी आईटीसी मिलेगा। ठीक है, स्टॉक पड़ा हुआ ना शाम को, तो उसका आईटीसी इसको मिलेगा। सेकेंड क्लॉज इसमें ये बोल रहा होगा कि मान लो पहले कोई कंपोजिशन में था 1.5 करोड़ तक, है ना। सपोज अप्रैल से लेकर आज तक उसका 1,49,00,000 हो चुका था और 23 तारीख को उसका लिमिट क्रॉस हो गया। तो इसके पास ऑलरेडी तुम्हारे पास वो होगा, क्या बोलते हैं, स्टॉक इसके पास ही पड़ा होगा। अब इसको कंपल्सरली कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपल्सरली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके पास जो 23 तारीख को स्टॉक होगा, क्यों कि जो अब जैसे ही 23 के बाद जो भी सेल करेगा तो 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया। जब 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया तो इसको कंपलसरी सॉरी कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। और नॉर्मल स्कीम में जब आएगा तो क्या होगा, उसको आईटीसी सॉरी आउटपुट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो स्टॉक है लॉजिकली उसके स्टॉक का आईटीसी मिलना चाहिए। तो ये सेक्शन एबी 18 सेक्शन बात करता है। ठीक है, कुछ गुड्स थे, ठीक है। एक गुड्स था, मान लो कि वो अब तक ना एग्जाम था, अब तक एग्जाम था, रात को नोटिफिकेशन आई कि कल से ये टैक्सेबल है। कोई 0% पे था, अब कितने पे हो गया, 12% डायरेक्ट। तो जो ये वाला सामान जो स्टॉक में पड़ा हुआ था, मैं हमेशा आगे बात करूंगा स्टॉक में जो पड़ा हुआ उसका आईटीसी मिलेगा। अब इन सबका केस उल्टा समझ लो, कोई टैक्सेबल था, अब एग्जाम्पल हो गया। तो जो टैक्सेबल का भाई साहब ने तो आईटीसी ले लिया होगा, इसके क्रेडिट लेजर में पैसा इकट्ठे हो गए होंगे, डेबिटर फाइल किया होगा। तो अभी एग्जाम्प्ट हो गया, तो इस आईटी से क्या है, क्या करना है, इसको रिवर्स करना। कोई बंदा बिजनेस चलाते 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 बंद कर दिया, मतलब वो अपना बिजनेस ही क्लोज कर रहा है, तो जो ये आईटीसी पड़ा हुआ है इसके पास, तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। ठीक है जी, सेक्शन 16 इसी के बारे में बात करता है। ठीक है, चले आगे। अब हम रीड करते हैं सेक्शन क्लॉज बाय क्लॉज।
चलो ये पढ़ो, ये था हमारा सेक्शन 18। स्वतंत्र पढ़ाई है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल कंडीशन, क्रेडिट का स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या है, सब्जेक्टेड टू द सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज इट प्रिस्क्राइब। पहला, a person who has applied for registration under this act within 30 days from the date on which he becomes liable for registration, मतलब जिस दिन उसका 20 लाख या 40 लाख क्रॉस होते हैं, उसके विद इन 30 डेज उसने क्या कर दिया, विद इन 30 डेज he becomes liable for registration and has been granted such registration। देखो दोनों पॉइंट, सबसे पहले वो लाइबल था और वो रजिस्ट्रेशन ले लिया। Be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished and finished goods held in stock on the day immediately the preceding of date from which he becomes liable to pay tax under the provision of tax। दोबारा पढ़ेगा, ये लाइन ये कहता है कि जिस दिन उसकी लिमिट क्रॉस हुई और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उसको रजिस्ट्रेशन मिल भी गया, तो किस चीज का आईटीसी मिलेगा, नोट डाउन करना, स्टॉक का, ओनली ऑन स्टॉक। कौन सा स्टॉक का, और स्टॉक तीन तरीके होते हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स। कौन से दिन का, डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, जिस दिन वो लायबल हुआ टैक्स पे करने के लिए, उसके पिछले वाले दिन जितना स्टॉक रखा हुआ था उसका आईटीसी मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, आगे चले। सेक्शन 18B, ए पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3) 25(3) shall be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock, input contained in semi-finished goods, finished goods held in stock on the day immediately preceding the date on which grant of registration। देखो भैया, सबसे पहले जाओ सेक्शन 25(3) में क्या कहता है, पढ़ो ना पहले 25(3) क्या कहता है, सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 पढ़ो ना क्या कहता है। ऊपर तेरे में पढ़ना क्या कहता है, सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 वॉलंटरी है, जस्ट रीड आउट। लाइन नहीं लगेगी तो फिर इनसे ना नीचे लाइन लाइन निकलेगी आप ये रहा सेक्शन 25, इधर तो बिल्कुल 25 है और इसका 3 है। A person though not liable to be registered under section 22 and 24 may get himself registered voluntarily। 22 में लिमिट बताई हुई है कि 20 लाख और 40 लाख के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन लोगे, और 24 में कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दे रखा है, जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है, बता दो कंपलसरी पढ़ाएंगे। 22 में लिमिट दी हुई है कि इतने लिमिट से क्रॉस करो तो रजिस्ट्रेशन लेना है, और 24 में है कि आपने जैसे इको सप्लाई करने वाले होंगे, ऑनलाइन सप्लाई करने वाले, उनको ₹1 से आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। द पर्सन हु मेकिंग द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उनको भी आपको ₹1 से लेना होता है। तो ऐसे ऐसे 10 लाइन आइटम है जहाँ पे ₹1 की भी सप्लाई कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ठीक है, तो कहते हैं कि अब जो इसमें लाइबल नहीं है स्टिल वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो कौन है, वॉलेंट्री वाला, जो अपने आप से जाता है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, स्टिल वो क्या करता है, अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले लेता है। तो कहता है किस दिन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन उसको मिलेगा। जो बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है स्टिल वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है, तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन जो उसके, सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा हूँ, यहाँ पे दोनों दोनों का एग्जांपल देता हूँ, समझना यहाँ पे बड़े अच्छे से नोट डाउन कर लेना हो सके तो। सपोज करो 18A जो बात कर रहा है, ये कुछ ज्यादा ही है, ये पतला करना। 18A तो ये कहता है कि सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अप्रैल से लेकर के बिजनेस कर रहा था एंड
40 लाख के लिए कॉस्ट ऑन, ठीक है, इसने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, विद इन 30 डेज में इनको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है। इसने सपोज 21/11 को अप्लाई कर, ठीक है, और इसको रजिस्ट्रेशन मिल गया मान लो 10/12/2023। अब मुझे बताओ स्टॉक, इस दिन स्टॉक जो पड़ा हुआ था बैचलर 1.5 लाख रुपए, यहाँ पे 1 30, यहाँ पे 2.5 लाख, ठीक है। सेकंड केस बताता हूँ, जो वॉलेंट्री वाला बंदा है, वॉलेंट्री, इसने अपनी मर्जी से गया, इसकी वैसे भी टर्न ओवर जो है, टर्न ओवर इसका मान लगे जो 8-9 लाख रुपए का, इसका मन किया, इसने जीएसटी अप्लाई किया, पहला अप्लाइड ऑन, तो बिजनेस पहले इसने स्टार्ट किया 6/6/2023 को, इसने अप्लाई कर दिया मान लो 22/10 को, 22/11 को इसने अप्लाई कर दिया, 21/11 को, दोनों एग्जाम में सेम है तभी डिफरेंस बन जाएगा, और इसको भी रजिस्ट्रेशन मिल गया 10/12, ठीक है। इस दिन स्टॉक सेम रखते हैं, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया तो दिन 0 होगा स्टॉक, फिर इसका 22/11 का स्टॉक था 1,30,000, और ये जिस दिन क्या बोलते हैं इसका 2.5 लाख। अब बताओ दोनों केसेस में ये स्टॉक है, इसका आईटीसी में भी ज्यादा कम हो सकता है, मान लो इस स्टॉक में इसका हो सकता है 5% वाला भी हो सकता है, 12% वाली हो सकता है, 18% वाले हो सकते हैं, गुड्स बेच रहा है कोई भी हो सकता है, तो वैसे ही तीनों केसेस में, ठीक है। अब मुझे सिंपल ये बताओ कि पहले केस में कौन सा स्टॉक का आईटीसी मिलेगा और दूसरे केस में कौन से वाले स्टॉक का इनपुट क्रेडिट अलाउड होगा। ये सेक्शन 18(1) की बात करता है और ये 18(b) की बात करता है। फटाफट बताओ, दोबारा रीड करो और मुझे बताओ। पहला बताइए, फटाफट बताइए, पहला, हाँ पहला आंसर, कोई तो स्टेक होगा, कोई तो स्टेक होगा। सेकंड, हाँ जी आरुषि, मोनिका, सर मेरे मेरा फर्स्ट है 22 बाई बस एक एक आंसर आया। हाँ जी वोटिंग ये वाला फर्स्ट फर्स्ट, हाँ जी दीपाली, अंकुर, क्यों 30 डेज के बाद हाँ जी हिमानी, 1 2 3 4 तुम्हारा 7 आंसर आ चुके हैं। दीपाली तुम्हारा क्या था, नीचे वाले को बताओ, ठीक है नीचे वाला सबका आंसर ठीक है। यहाँ पे वर्ड पढ़ो, यहाँ पे वर्ड क्या है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, यहाँ पे वर्ड क्या है, held the stock on the immediately preceding date from which he becomes liable, मतलब कि जिस दिन उसका ये क्रॉस हुआ, 22/10 के बाद जैसे ही उसने 20 लाख के बाद क्रॉस हुआ, 40 लाख क्रॉस हुआ, he becomes liable to pay tax, तो इस दिन जो स्टॉक पड़ा होगा ये वाला 22/10 वाला, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। पढ़ लो ये पॉइंट है, यही है सब कुछ, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सी पढ़ते हैं, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीज मतलब खत्म हो जाए, सीज टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, अब कंपोजिशन स्कीम आ गया, मतलब कंपोजिशन स्कीम से वो बाहर आना चाह रहा है, ये आ चुका है। He shall be entitled to take credit of input tax in respect of stock held in finished goods held in stock and on capital goods on the day immediately preceding the date from which you become liable to pay tax under section 9। मतलब ये कहता है जैसे ही तुम लोग सेक्शन 10 से बाहर निकले, सेक्शन 10 याद है ना, कंपोजिशन स्कीम हुआ करता था जिसमें 1.5 करोड़ तक का टर्न ओवर है, तो कोई भी छोटे मोटे जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती थी और ना ही वो कलेक्ट कर सकते हैं, पता है ना।
तो जैसे ही वो सेक्शन 10 से बाहर आएंगे या वॉलेंटरली या कंपल्सरी, तो उनके पास जो स्टॉक में रखा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा। देखो इन्होंने बोला है, पहले वाले में क्या था, कैपिटल गुड्स था नहीं, लेकिन इस वाले में कैपिटल गुड्स, मान लो उसने बड़ी मशीनरी परचेज कर रखी है 10-20 लाख रुपए की, पहले परचेज कर लिया, अब वो कन्वर्ट हो गया, उसी मशीनरी से सेल होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग कर लेके मशीनरी परचेज किया था उसका प्राइस मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे मिलता है इसका मिलता है। क्या धीरे धीरे किस चीज का नहीं एक साथ, provided that the credit on capital goods shall be reduced by the such percentage as will prescribe। जो कैपिटल गुड्स था उसका परसेंटेज से रिड्यूस हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये ना, इसका जो मैं बताता हूँ वैसे परसेंटेज क्या है कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स 5% क्वार्टरली होता है। सपोज करो उसी जो बंदा था कंपोजिशन स्कीम वाला, अगर उसने 1 लाख की मशीनरी परचेज करी थी, 1 लाख में 10 लाख की, और उसका आईटी से 1,80,000 रुपए उसने परचेज कब किया, 4 जून 2023 को परचेज किया, 4 को ले लेते 2 क्वार्टर हो जाएगा। तो एक तुम्हारा अप्रैल टू जून हो जाएगा क्वार्टर, और एक जून टू सॉरी जुलाई टू सितंबर हो जाएगा, 2 क्वार्टर करेंगे, Q1 and Q2 हो जाएगा। तो उसका 1,80,000 -5% और -5%, मतलब 10% माइनस कर दो, दैट इज 1,80,000 माइनस 18,000, 18 जो है 5 और 5 10%, तो 1,62,000 का आईटीसी वो ले सकता है जब वो कन्वर्ट हो जाए। इसलिए 1,80,000 का तो लिया नहीं होगा, क्यों, उस टाइम में कंपोजिशन स्कीम में रहा होगा, कंपोजिशन स्कीम में किसी भी चीज का आईटीसी नहीं मिलता है। बट जब वो नॉर्मल स्कीम में आ गया, आज की डेट पे 24/10 को कन्वर्ट हो गया, नए नए स्कीम में आ गया, देन उसको 5-5-10% का, मतलब 5-5-10% ऑफ आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइन ये करना है। तो मैं सर कोई नोट नहीं करना, इसको नोट कर लो भाई, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। सर ऐसे एक साल पढ़ा हुआ ऐसे आप क्या सर एक बार सर ऐसे 20 क्वार्टर में के लिए तो पैसे खत्म हो जाएगा, 20 नहीं 60 पार्ट में होता है। सर 1 मिनट बोलो क्या करो, बोलो क्या बोलो, बोलिए बोलिए। देखो, जब कोई बिजनेसमैन था कंपोजिशन स्कीम में, अगर उसने कोई बड़ी मशीनरी परचेज करी, तो क्या उसको आईटीसी मिलेगा, लेकिन कंपोजिशन जब वो नॉर्मल में कन्वर्ट हुआ, तो अब उसका आउटपुट टैक्सेबल हो गया। तो जो आउटपुट बना रहे हो वो भी तो उस मशीनरी की हेल्प से बना रहे हो, तो इट मींस दोज मशीनरी आज आर यूज्ड इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड जब कोर्स ऑफ फर्दरेंस की बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो उस मशीनरी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। बोलिए। ठीक है, 5% लॉ में बोला हुआ है 5%, वो जो इसने बोला ना यहाँ पे एज वी प्रिस्क्राइब, वो लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया, इसलिए बोला परसेंटेज एज वी प्रिस्क्राइब किया गया ना, 5% और क्वार्टर जो इनकम टैक्स की है ना फॉर्मूला, जिसके रूल्स बोलते हैं प्रिस्क्राइब किया गया। फटाफट नोट डाउन कीजिए। नहीं नहीं जैसे नेक्स्ट पेज पे होगा। नहीं हाँ। आगे सही है। सेटिंग नोट डाउन करो फ्रेंड्स, तो सेटिंग अभी क्या हटाओ। वो करो।
आता है एग्जाम टू टैक्सेबल। जो भी बताया कि अगर कोई पहले जो व्यापारी है बिजनेसमैन पहले एग्जाम सप्लाई कर रहा था, नाउ उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्सेबल होगा, उस केस में स्टॉक और सेमी फिनिश गुड्स का क्या होगा और फिनिश गुड्स का क्या होगा और कैपिटल गुड्स का क्या होगा। एंड वेयर एन एग्जाम सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स टैक्सेबल। जो एग्जाम हो क्या हो गया, टैक्सेबल। The such person shall be entitled to take ITC, वो बंदा आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, इनपुट टैक्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड स्टॉक, finished goods, semi finished and finished goods. The such exempt supply and the capital goods exclusively used for the such exempt supply on the day immediately preceding the date on which such supply become taxable। मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना कि सपोज और कल तक वो एग्जाम था, आज वो क्या हो गया टैक्सेबल। तो कल की डेट वाले पे वो जो भी स्टॉक बचा हुआ था उसकी वैल्यू प्लस वो कैपिटल गुड्स जो पहले केवल और केवल एग्जाम के लिए यूटिलाइज किया जाता था, तो उसके लिए आईटीसी के लिए हम एलिजिबल है। कोई दिक्कत। जो कैपिटल गुड्स का होगा सच परसेंटेज हम रिड्यूस कर देंगे, सच परसेंटेज क्या है 5%। ये सेक्शन 18A था, 18(1) का ए था, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी, ठीक है, याद रहेगा। अब हम चलते हैं 18(2) पे। ए पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit under subsection 1 in respect of any supply of goods or services or both to him after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice relating to such supply। दोबारा पढ़ें। A registered person shall not be entitled to take input tax credit under subsection 1, मतलब 18(1) में अगर कोई भी गुड्स जिसका 1 साल से पुराना इनवॉइस है उसका आईटीसी नहीं है, मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई नया गुड्स पड़ा हुआ है तो ही मिलेगा। समझ में? दोबारा पढ़ो। ए पर्सन registered shall not be entitled to take input tax credit under subsection 1 in respect of any supply of goods or services or both to him after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice relating to such supply। कह रहे हैं कि जो सबसेक्शन 1 में जिसके हम आईटीसी की बात कर रहे हैं, चाहे एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हो जाए या वॉलंटरी बंदे ने रजिस्ट्रेशन लिया हो या कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आ गया हो या कंपलसरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा हो, उस केस में उसको क्लोजिंग स्टॉक का आईटीसी मिलता है, मिलता है। कैपिटल गुड्स का मिलता है, कौन से केस में? 2 केस में मिलता है। कौन से केस में? कंपोजिशन से नॉर्मल और एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल केस में। बट अगर वो इनवॉइसेस 1 साल से पुराना है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? 1 साल से पहले, 1 साल पहले क्या? 1 साल पहले हाँ, 1 साल से पहले अगर सामान परचेज किया स्टिल वो स्टॉक में पड़ा हुआ है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एसेट्स को साफ साफ बोलते हैं, ठीक है, मतलब पुराने वाले मिलेंगे। आगे चले, देखो फिर नेक्स्ट देखिए। Where there is a change in constitution of a registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease, transfer of the business with a specific provision for transfer of liability, the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remains unutilized in his electronic credit ledger to such sold, merger, demerger, amalgamation, lease, transfer business in such manner as क्या कह रहा है पता है? बताओ क्या करें? अगर कोई मतलब बिजनेस को होता है तो अलग हो जाते हैं। सपोज करो अंकुर एंड कंपनी है मेरी, अब वो अपना बिजनेस बेच देता है मोनिका एंड कंपनी, इसमें इसका आईटीसी करोड़ों रुपए का पड़ा हुआ है, 5 लाख करोड़ का। इसका बिजनेस था 1600 करोड़ का। मोनिका को पसंद आ गया बिजनेस और इसने बिजनेस बोला ये 1600 करोड़ और प्लीज गेट लॉस्ट, ठीक है। ठीक है, अंकुर एंड कंपनी को बिजनेस वैल्यूएशन 1600 करोड़ का, मोनिका एंड कंपनी वाला अपना बिजनेस परचेज करना चाह रही, प्लीज 600 करोड़ 1600 करोड़ ले और चाहिए, तो उसमें आईटीसी हो सकता है ना। इसके अंदर में तो एसेट्स भी होगा, लायबिलिटीज भी होगा, बिल्डिंग भी होगी, कैपिटल भी होंगे, लोन भी हो सकते हैं। 1600 करोड़ में उसको दिया करना चाहिए, तो उसी में 1 करोड़ का आईटीसी था। तो क्या मोनिका एंड कंपनी को आईटीसी मिल पाएगा 1 करोड़ रुपए का? आंसर इज यस।
उसके लिए एक फॉर्म होता है, ट्रान करके होता है कोई, ट्रान 1 2 3 4, ये जो हमने सेक्शन पढ़े हैं ना हमने सबके, ये जो आईटीसी क्लेम करने का राइट ट्रान 1 से होता है, ये ट्रान 1 2 3 4 होगा, फिर फॉर्म जब रूल पढ़ेंगे तब बताओ। ट्रान फॉर्म होता है मेथड, ये चीजें जब ये बिजनेस कन्वर्ट हुआ तो उसमें डालोगे स्टॉक कितने का था, 5% वाला इतना था, 18% वाला इतना था। वैसे जब बिजनेस ट्रांसफर होगा तो ये बताइए मैंने ये बिजनेस ट्रांसफर किया वीआईपी से। ठीक है जी, कोई दिक्कत है आता, आगे चले। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन 18(4), वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो जिसने, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉर्मल था, अब वो सेक्शन 10 में जाना चाह रहा है, मतलब कंपोजिशन में चाह रहा है, और उसने आईटीसी ले रखा था। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल टैक्स पेयर था वो आईटीसी लिया हुआ था। मान लो ये रिम्सा है, रिम्सा के पहले नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस में थी। रिम्सा एंड कंपनी, इसने 10 लाख का सामान परचेज किया, उस पर आईटीसी था 1,80,000, और अगले दिन इसने अप्लाई कर दिया कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन में क्या क्या होता है, जो भी तुम सामान परचेज करोगे, सॉरी सेल करोगे, उस पे तुम्हें टैक्स जो था आउटपुट टैक्स अपने जेब से पे करना, तो पता है ना। तो रिम्सा ने सोचा कि कंपोजिशन की में कन्वर्ट हो जाती हूँ, और सारा टैक्सेस को मैं यहाँ से, जो 1,80,000 में पड़ा हुआ है उससे पे करता रहूँ। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें 1% टैक्स लगता है कंपोजिशन में, तो इसने ये सोचा। बट लोगों ने क्या बोला हुआ है, नहीं जी नहीं, अगर आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जाते हो तो जो भी आपने आईटीसी लिया था उसको सरेंडर करके जाओ। सरेंडर मतलब गवर्नमेंट को वापस दे दो। वापस मतलब जो हमने लिया उसमें हम पे करेंगे। हाँ, रिवर्स कर दो, गवर्नमेंट सरेंडर कर दो। ठीक है, पढ़ लो। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, और वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई बाय हिम बिकम्स होली एग्जेम्प्ट भी हो गया, मतलब या तो सेक्शन 10 में आ गया या एग्जेम्प्ट हो गया। ही शैल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट इन इनपुट tax is respect of input held stock, input containing saving goods, finished goods on and on capital goods, reduced by the such percentage as point has been prescribed on the day immediately preceding date of exercising the such option as the case may be by the date on which the exemption। ये कह रहा है, दोबारा एग्जांपल देख लो, इसी को कंटिन्यू करो। रिम्सा नॉर्मल से क्या था, कंपोजिशन में गई, या उसका टैक्सेबल गुड्स क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो जो भी इसने आईटीसी अवेल कर रखा था वो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, चाहे आईटीसी लेजर से पे करो या कैश लेजर से पे करो। कब, जिस दिन ये कन्वर्ट हुई या जिस दिन एग्जेम्पशन हुआ उससे जस्ट पीछे वाले दिन जो स्टॉक पड़ा हुआ था, जितना स्टॉक पड़ा हुआ प्रपोर्शनल कर लेंगे। मान लो 10 लाख में से आप 4 लाख तो ऑलरेडी बेच चुके हो, 6 लाख बचा हुआ, तो 6 लाख पे ही आईटीसी प्रपोर्शनेट कर जाए। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स ऐसा है तो फिर कैपिटल गुड्स भी आपको प्रपोर्शनेटली ऑन द परसेंटेज 5% क्वार्टरली बेसिस पे आपको रिवर्स करना होगा। ठीक है जी, आगे चले, कोई दिक्कत है यादव? सेक्शन 80 नहीं, उसके बाद क्या देखो, प्रोवाइडेड डेट कह रहा है ये पेमेंट करने के बाद अगर स्टिल कोई क्रेडिट लेजर पैसा पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, लैप्स। मान लो कि आप पहले टैक्सेबल से कहां पहुंच गए, कंपोजिशन में पहुंच गए, या एग्जाम से, सॉरी टैक्सेबल से एग्जाम पे पहुंच गए, तो आपके पास जो भी आईटीसी पड़ा हुआ है वो तो पहले गवर्नमेंट को दे दो। कौन से वाले पे, क्लोजिंग स्टॉक वाले पे, जो पैसा उसका प्रोपोर्शनली गवर्नमेंट को पे करो। उसके बाद जो कोई आईटीसी पड़ा हुआ है दैट विल बी लैप्स। ठीक है, इसलिए जब भी हम सरेंडर करते हैं जीएसटी, जितना भी आईटीसी होता है वो लैप्स करता है। नेक्स्ट आता है 5वां, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 शैल एंड अमाउंट पेबल अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी कैलकुलेटेड इन द सच मैनर एज एक्सप्रेस। कह रहा है ना कि जो भी सबसेक्शन 1, जो 18(1) कौन सा था, अवेल करने का, 18(4) कौन सा है, वापस पे करने का, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एज वी प्रिस्क्राइब, रूल में प्रिस्क्राइब किया है। कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में 5% क्वार्टरली, और क्लोजिंग स्टॉक के केस में वही हम रेट वेट निकालेंगे सबका, 5% वाला कितना था, कौन से डेट को कितना स्टॉक था, मतलब ज्यादा अमाउंट हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन भी लगता है, इतना इजी नहीं होता। ठीक है, पढ़ते हैं 5 छठा 18(6) क्या कहता है, in the case of supply of capital goods or plant and machinery on which input tax credit has been taken,
The registered person shall pay an equal amount to the input tax credit taken on the said capital goods or plant machinery reduced by the such percentage points as we prescribe, or the tax on the transaction value such capital goods or plant machinery determined in the section whichever is higher. कह रहा है कि जब, देखो ये क्या बोला है कि जब आप ये रिवर्स करने जा रहे हो, या तो आप बेचोगे, सप्लाई कर दोगे ना, तो सप्लाई का अमाउंट या जो टैक्स का अमाउंट है whichever is higher. दोबारा बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, देखो कोई भी कैपिटल गुड्स आपके पास, कैपिटल गुड्स था, उस पे आईटीसी आज के दिन में 5% 5% 5% रिवर्स करने के बाद बनता है 50। आईटीसी वर्क कर रहा हूँ, मशीनरी मान लो रहा होगी 25 लाख का, और आज वो 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप उसको 3 साल के बाद बेच देते हो 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 18% निकालोगे, ठीक है, ये 1.5 लाख लेते, इसका मान के चलते 20 लाख का 3,60,000 का होगा। अब इसका प्रपोर्शनल आईटीसी 5% 5% माइनस 1.5 लाख बचा होगा, तो सबसे पहले केस में आएगा ये कितना आएगा, 1,80,000। इस केस में कितना आएगा, निकालो इसी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग में, 2,16,000 पहला वाला इसमें, कुछ बनते हैं 270 कितना है, 180 का था क्या, देखो ये कहता है कि कैपिटल गुड्स का आईटीसी 1.5 लाख बचा हुआ है, मान लो कि 9 लाख 5 लाख में, तो इस लॉ में बोल रहा है कि तुम्हें रिवर्स कौन सा करना पड़ेगा, दिस और दिस विच इज हाई। मान लो आईटीसी अभी उसका पड़ा हुआ कैपिटल गुड्स का, जब हमने 5% 5% कैलकुलेट करके दिया, तो सर कैपिटल गुड्स का आईटीसी अभी मान लो इसका 3,60,000 में से अभी कितना बचा हुआ है, 1,50,000 अभी भी बचा हुआ है। तो लॉ कहता है कि या तो ये रिवर्स करो, या आपने उस मशीन को 15 लाख में बेच दिया, तो 15 लाख का 18% 270, विच इज हाई, 270 रिवर्स करोगे, रिवर्स करो या कैसे पे करो, गवर्नमेंट को ये चाहिए। फिर कहता है हाँ आपने चलो 15 में नहीं बेचाओ, मे भी 12 लाख में बेचाओ, तो 216 और 1.5 लाख, विच इज हायर। लास्ट में आपने इसने बेच दिया उसको 5 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख का 18% 90,000 और 1.5 लाख, विच इज हायर। उसके से बोलेगी आ जाओ भाई 1.5 लाख बेचेगी। मतलब अल्टीमेटली ये नहीं कह रहा कि तुमने कोई स्टॉक, ऐसा नहीं कर सकते, एक काम करो सर हमने तो क्या किया 30 लाख में मशीन ले लिया है, 30 लाख का हमने आईटीसी खा जाते हैं, कितना हो गया 30 लाख का 18 थे 5,40,000 हमने अपने आईटीसी इकट्ठा कर लिया, अब उस मशीन को 5 लाख में भेज देंगे, मैनिपुलेट करने के लोग कर सकते हैं। हमने तो 5,40,000 इकट्ठा कर लिया इधर, और 5 लाख में 5 हो सकता है बंदा कोई बोले कि कैश दे दो मेरे को, बाकी कोई 30 लाख की मशीन 5 लाख में तो वही बेचेगा, फैक्ट है। बट वो क्या बोले, काम करो 20 लाख में से कैश ले लो, 5 लाख में 5 लाख में 18%, 90,000। तो लॉ पढ़ते तो 90,000 रिवर्स करना पड़ता, इसलिए लॉ गवर्नमेंट ने दोनों तरीके से लॉ बनाने वाले बहुत एक्सपर्ट लेवल के होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने दोनों चीजों को टेक करते हो। नेक्स्ट नोट करो ना, फिर करना है बोलो ना। 18.6 का रेफरेंस डाल के स्टार मार्क डालो, 18.6 का एग्जांपल नोट आउट करते चलो।